बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में आज का हमारा टॉपिक है बीजेटी एज एन एम्पलीफायर। हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया कि ट्रांजिस्टर को हम 3 डिफरेंट रीजन्स में ऑपरेट करवा सकते हैं, जिसमें एक कट ऑफ रीजन है, लेकिन कट ऑफ रीजन वो था जहाँ पर बेस करंट ज़ीरो होता है, कलेक्टर करंट ज़ीरो होता है और कलेक्टर मीटर के क्रॉस आने वाला वोल्टेज मैक्सिमम यानी वीसीसी के बराबर होता है। दूसरा रीजन सैचुरेशन, जहाँ पर थोड़ा सा वोल्टेज इंक्रीज़ करने से करंट बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ करता है, लेकिन इंक्रीज़ करने के बाद वो एक मैक्सिमम लेवल पे सैचुरेट हो जाता है और उसके बाद आप बेस में जितना मर्ज़ी करंट इंजेक्ट करते रहें, कलेक्टर करंट उस लेवल से इंक्रीज़ नहीं करेगा, उसको सैचुरेशन रीजन कहा जाता है। तीसरा रीजन यहाँ पर हमने देखा कि कलेक्टर करंट बेस करंट के बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी आई सी इज़ इक्वल टू बीटा टाइम्स आई बी, ये रिलेशन वहाँ पर वैलिड होता है, तो उस रीजन को लीनियर या एक्टिव रीजन कहा जाता है। अब ट्रांजिस्टर को जब भी लीनियर या एक्टिव रीजन में ऑपरेट करवाया जाए, उस वक़्त कंडीशन ये थी कि बेस और एमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस रखना है, कलेक्टर और बेस जंक्शन को रिवर्स बाइस रखना है, तो उस वक्त ट्रांजिस्टर एक एम्पलीफायर के तौर पे बिहेव करता है। अब एम्पलीफायर क्या चीज़ है? एम्पलीफायर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो स्मॉल एसी वोल्टेज को एक लार्ज एसी वोल्टेज में चेंज करता है, लेकिन विदाउट चेंजिंग इट्स शेप। अगर इनपुट पे साइनोसाइडल शेप है तो आउटपुट पे शेप भी क्या होनी चाहिए? साइनोसाइडल आनी चाहिए। इस तरह के एम्पलीफायर को लीनियर एम्पलीफायर कहा जाता है, जो सिर्फ़ और सिर्फ एसी सिग्नल का एम्पलीट्यूड चेंज करते हैं, लेकिन उसकी शेप को एज इट इज़ जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं। या ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि शेप जो है वो इन्वर्ट हो जाएगी, यानी उसके अंदर 180 डिग्री का फेस शिफ्ट आ जाएगा। तो अगर 180 का फेस शिफ्ट ना आए, जैसे कि यहाँ पर है, तो इस तरह के एम्पलीफायर को नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कहा जाएगा। और अगर 180 का फेस शिफ्ट आ जाए, यानी अगर पॉजिटिव साइकिल नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाए और नेगेटिव साइकिल पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए, तो उस वक्त आप कहेंगे कि आउटपुट जो है वो इन्वर्टेड है या आउट ऑफ फेज़ है बाय 180 डिग्रीज़। अब सबसे पहला जो स्टेप है, आपने ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन में लेकर आना है, तो उसके लिए पहला स्टेप ये था कि बेस और एमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस किया जाएगा। फॉरवर्ड बाइस करने के लिए आपने यहाँ पर बैटरी लगाई। हम अपनी आसानी के लिए अब NPN ट्रांजिस्टर ही इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि NPN ट्रांजिस्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनकी मोबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो आपने P को पॉजिटिव से और N को नेगेटिव या लो पोटेंशियल से कनेक्ट कर दिया। इट मीन्स बेस एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बाइस है और ये बैटरी एटलीस्ट 0.7 वोल्ट से ज़्यादा होगी। और दूसरी साइड पे आपने VCC और RC लगा के कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बाइस कर दिया। अब बेस एमीटर पे पोटेंशियल 0.7 वोल्ट होगा, क्योंकि ये एक PN जंक्शन है जो कि फॉरवर्ड बाइस में पोटेंशियल बैरियर जितना वोल्टेज कंज्यूम करता है। IB की वैल्यू VBB माइनस VBE ओवर RB से अब मालूम कर लेंगे। इसका मतलब है बेस एमीटर वोल्टेज फिक्स हो गया। अगर VBE कांस्टेंट है, VBB एक कांस्टेंट या DC बैटरी है, RB एक्सटर्नल फिक्स्ड रेजिस्टेंस है, तो इसका मतलब ये तीनों चीज़ें कांस्टेंट, तो IB की वैल्यू भी कांस्टेंट हो जाएगी। जब IB कांस्टेंट होगा तो IC की वैल्यू बीटा DC इंटू IB, बीटा DC ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, तो IC की वैल्यू जो है वो भी कांस्टेंट हो जाएगी। और अगर IC की वैल्यू कांस्टेंट है तो आप इस फार्मूले से VCE की भी वैल्यू निकाल लेंगे तो कांस्टेंट आएगी। इसका मतलब है बाइसिंग, जो पहला स्टेप होता है इसको कहा जाता है बाइसिंग। बाइसिंग का मतलब होता है कि आपने ट्रांजिस्टर के जो इनपुट टर्मिनल्स हैं और आउटपुट टर्मिनल्स हैं, वहाँ पर DC वोल्टेज और करंट्स को सेटअप कर देना। इसका मतलब है अब इनपुट वाली साइड पे जो फिक्स्ड करंट पास कर रहा है वो है IB, बेस एमीटर के दरमियान जो फिक्स्ड वोल्टेज है वो है 0.7 वोल्ट, आउटपुट पे जो करंट पास कर रहा है वो है IC, और कलेक्टर और एमीटर के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है VCE वो फिक्स्ड है। तो ये सारा कुछ फिक्स हो गया। अब हमने करना है एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन के लिए आपको क्या करना है, इस बेस टर्मिनल के ऊपर एक AC सोर्स से इनपुट वोल्टेज लेकर आनी है एक कैपेसिटर के ज़रिए, जिसको कपलिंग कैपेसिटर कहा जाता है, यानी ये एक साइड से वोल्टेज ले रहा है और दूसरी साइड पे वोल्टेज पहुंचा रहा है, तो इसलिए इसको कपलिंग कैपेसिटर कहा जाता है। इसका मकसद ये होता है कि हम जानते हैं कि प्योर AC सिग्नल जो होता है वो सिमेट्रिक होता है, यानी उसकी अगर वेव फॉर्म देखें तो जितना वो ज़ीरो लेवल से ऊपर होगा उतना ही वो ज़ीरो लेवल से नीचे होगा। लेकिन अगर गलती से इसके अंदर कोई DC पार्ट आ जाए
तो उस डीसी पार्ट को ब्लॉक करने के लिए ये कैपेसिटर यूज़ किया जाता है, क्योंकि कैपेसिटर डीसी को पास नहीं करता, तो इसके लिए ये ब्लॉकिंग कैपेसिटर भी यहाँ पर कहा जा सकता है। अब जब इस टर्मिनल पे पहुंचेंगे, आप देख रहे हैं कि इस टर्मिनल पे एक डीसी बैटरी VBB वोल्टेज प्रोवाइड कर रही है, एक एसी सोर्स यहाँ पर वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है जिसको आपने नाम दे दिया Vin। जब एक ही टर्मिनल पे डीसी और एसी इकट्ठे हो जाते हैं तो उस वक्त एसी वोल्टेज में ऑफसेट आ जाता है, यानी एसी वोल्टेज जो कि सिमेट्रिक था, हमने कहा था 0 वोल्ट से जितना ऊपर था उतना ही नीचे है, अब वो ऊपर की जानिब उठ गया, ऑफसेट हो गया। यानी आप समझें कि ये जो एसी सिग्नल है, ये साइनोसाइडल सिग्नल, ये डीसी लेवल VBB पे सवार हो गया। इसका मतलब है अब ये डीसी लेवल को कभी इंक्रीज करवाएगा और कभी डिक्रीज करवाएगा, यानी इसका पॉजिटिव साइकिल आएगा तो उस वक्त बेस वोल्टेज इंक्रीज करेगा, नेगेटिव साइकिल आएगा तो बेस वोल्टेज अपने नॉर्मल लेवल से डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट, जब ये काम होगा तो होगा क्या कि आपने अप्लाई किया है स्मॉल AC वोल्टेज एट इनपुट। अब इससे हमें क्या रिजल्ट होगा कि जब आपने बेस एमीटर वोल्टेज पे सिर्फ DC बैटरी दी थी तो वोल्टेज फिक्स था और कितना था VBE। अब आपने इसमें एक AC वोल्टेज ऐड कर दिया, आप उसको VB कह दें। AC वोल्टेज के लिए स्मॉल सबस्क्रिप्ट और DC वोल्टेज के लिए लार्ज सबस्क्रिप्ट यूज़ किए जाते हैं, कैपिटल सबस्क्रिप्ट। जब बेस वोल्टेज चेंज होगा तो लाजमी सी बात है बेस करंट भी चेंज होगा। अब पहले VBE की वजह से जो बेस करंट था उसका नाम था IB, अब उसमें थोड़ी सी फ्लक्चुएशन आ रही हैं AC सिग्नल की वजह से, तो लाजमी सी बात है IB में भी फ्लक्चुएशन आएंगी और उसको आप I स्मॉल भी कहेंगे, यानी ये AC बेस करंट है, ये DC बेस करंट है। अब बेस करंट किस चीज़ को कंट्रोल करता है? बेस करंट कंट्रोल करता है कलेक्टर करंट को। तो इसका मतलब अगर बेस करंट में वेरिएशन आ रही है तो कलेक्टर करंट भी अपने नॉर्मल लेवल यानी IC पे फिक्स नहीं रहेगा, उसमें भी एक चेंज आना शुरू हो जाएगी जो कि IC कहलाएगी। और अगर IC में चेंज आ रहा है तो लाजमी सी बात है VCE में भी चेंज आएगी, जिसको आप V स्मॉल c से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका मतलब है कि AC सिग्नल बेस वोल्टेज को थोड़ा सा चेंज करता है, बेस वोल्टेज में फ्लक्चुएशन की वजह से बेस करंट में स्मॉल फ्लक्चुएशन पैदा होती है, लेकिन बेस करंट की स्मॉल फ्लक्चुएशन को कलेक्टर करंट की बहुत लार्ज फ्लक्चुएशन में ट्रांजिस्टर चेंज करता है, क्योंकि ट्रांजिस्टर में IC बीटा टाइम्स IB के बराबर है और बीटा की वैल्यू बहुत लार्ज होती है। तो इसका मतलब है कि अगर बीटा की वैल्यू 100 है तो बेस करंट के मुकाबले में 100 गुना बड़ी चेंज जो है वो कलेक्टर करंट में आएगी, और कलेक्टर करंट में जब इतनी बड़ी चेंज आएगी तो वो कलेक्टर मीटर वोल्टेज में भी बहुत लार्ज चेंज पैदा करेगी। तो इसका मतलब है अ स्मॉल चेंज इन बेस वोल्टेज इज रिप्रोड्यूस्ड as a very large change in the collector emitter voltage. This is the principle of amplification. अब हम देखना चाहते हैं कि यहाँ पर बेस पे तो ये हुआ, कलेक्टर मीटर के दरमियान आपको जो फिक्स वोल्टेज पहले अवेलेबल था वो था VCE, लेकिन अब बेस वोल्टेज में फ्लक्चुएशन की वजह से कलेक्टर मीटर वोल्टेज में भी एक फ्लक्चुएशन पैदा हो रही है। लेकिन आप देख रहे हैं कि जब कलेक्टर करंट बढ़ेगा तो कलेक्टर मीटर वोल्टेज कम होगा, और जब कलेक्टर करंट कम होगा तो कलेक्टर मीटर वोल्टेज बढ़ेगा। तो इसका मतलब है कि जब बेस करंट बढ़ रहा है तो कलेक्टर करंट भी बढ़ रहा है और कलेक्टर मीटर वोल्टेज कम हो रहा है। जब बेस करंट कम हो रहा है तो कलेक्टर करंट भी कम होगा और कलेक्टर मीटर वोल्टेज बढ़ेगा। इसका मतलब है जिस तरह का सिग्नल आपने इनपुट पे दिया उसके बिल्कुल ऑपोजिट यानी इन्वर्टेड सिग्नल आपको आउटपुट पे मिलेगा, यानी 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आएगा। अब जब आप एम्पलीफायर की बात करते हैं तो उस डिस्कशन में हम हमेशा एम्पलीफिकेशन यानी वोल्टेज गेन मालूम करते हैं कि ये एम्पलीफायर कितने गुना लार्ज वोल्टेज हमें आउटपुट पे प्रोवाइड करेगा। तो उस वोल्टेज गेन को कैसे डिफाइन किया जाता है? रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज टू द इनपुट वोल्टेज इज कॉल्ड वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन को A के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और ये V सबस्क्रिप्ट में लगा देते हैं। अब आप आउटपुट ले रहे हैं इस टर्मिनल से यानी कलेक्टर और ग्राउंड के दरमियान, यानी इन दोनों टर्मिनल्स के दरमियान हमें जो वोल्टेज अवेलेबल है, AC वोल्टेज जो अवेलेबल है उसको हमने VC कहना है। अब इन दोनों टर्मिनल्स के दरमियान आप देखें तो आपको एक RC यानी एक रजिस्टर दिखाई दे रहा है और एक बैटरी दिखाई दे रही है। अब बैटरी तो DC वोल्टेज देती है, AC वोल्टेज प्रोवाइड नहीं करती, तो इसका मतलब है AC वोल्टेज सिर्फ इस रजिस्टर के क्रॉस डेवलप होगा। आप उस AC वोल्टेज को लिखेंगे IC यानी AC कलेक्टर करंट मल्टीप्लाइड बाय RC यानी ओम्स लॉ अप्लाई कर दिया। इनपुट आपने दी थी
ये बेस और ग्राउंड के दरमियान, इसका मतलब है इनपुट वोल्टेज वो होगा जो ये बेस और ग्राउंड टर्मिनल के दरमियान अवेलेबल होगा। अब बेस से ग्राउंड तक पहुंचने के लिए हमें तीन जो है वो रुकावटों को अबूर करना होता है। किस चीज़ को? सबसे पहले हमें बेस को क्रॉस करना है, उसके बाद आ जाता है बेस एमीटर जंक्शन, और उसके बाद आता है एमीटर रीजन। अब बेस तो हमने जिक्र किया था ट्रांजिस्टर की कंस्ट्रक्शन के वक्त कि बेस रीजन नहायत ही थिन होता है, इसका मतलब है इसकी रेजिस्टेंस तो नेग्लिजिबल है। बेस एमीटर जंक्शन वैसे ही फॉरवर्ड बाइस है, और हम जानते हैं फॉरवर्ड बाइस में डिप्लीशन रीजन नहायत ही थिन हो जाता है, इसका मतलब है ये भी नेग्लिजिबल है। रेजिस्टेंस सिर्फ किसकी होगी? रेजिस्टेंस होगी सिर्फ और सिर्फ एमीटर रीजन की, क्योंकि एमीटर रीजन का एरिया थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अगर एमीटर की इंटरनल रेजिस्टेंस को आप आर ई प्राइम कह दें, प्राइम का सिंबल इसलिए क्योंकि वो करंट के साथ साथ चेंज होती है, डायनामिक रेजिस्टेंस है, इसलिए आर ई प्राइम, तो उसको आई ई से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वोल्टेज आ जाएगा जो कि बेस और ग्राउंड के दरमियान है। अब हम जानते हैं आई बी नहायत ही स्मॉल है, अगर आई बी नहायत स्मॉल होगा तो आई सी और आई ई तकरीबन जो है वो बराबर होंगे, तो अब यहाँ पर आई सी की जगह आई ई पुट कर सकते हैं, तो वोल्टेज गेन आ जाएगा आई ई आर सी ओवर आई ई आर ई प्राइम। आई ई कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ आ जाएगा आर सी ओवर आर ई प्राइम। अब ये जो आर सी है ये है आउटपुट रेजिस्टेंस, जो कि काफ़ी लार्ज होगी क्योंकि ये तो लोड रेजिस्टेंस है, और आर ई प्राइम जो है वो इनपुट वाली साइड पे, यानी यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस दिखाई दे रही है। अब ट्रांजिस्टर का मतलब जो है वो हम जानते हैं कि ट्रांजिस्टर का मतलब है ट्रांसफर द रेजिस्टेंस फ्रॉम इनपुट टर्मिनल टू द आउटपुट टर्मिनल, क्योंकि आउटपुट रेजिस्टेंस है आर सी डिवाइडेड बाय इनपुट रेजिस्टेंस है आर ई प्राइम। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।